कैसे हैं आप लोग? ठीक। आइए हम लोग थोड़ा सा भारत के समुद्री सीमा के बारे में देखते हैं। हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देख चुके हैं। भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है। साथ ही साथ इसकी जलीय सीमा, तटीय सीमा भी देखें। इसकी खाड़ियों की भी बात करें, द्वीपों को भी देख चुके हैं हम लोग, द्वीप देख चुके हैं, चैनल को भी देख चुके हैं, जल संधि को भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके आगे बढ़ते हुए हम भारत की समुद्री सीमा के बारे में, विस्तार के बारे में देखेंगे कि समुद्री सीमा, भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें भारत का अधिकार कहाँ तक है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए। जो हमारी जलीय सीमा है या तटीय सीमा, यहाँ गुजरात का कच्छ है। यहाँ क्या है, गुजरात का कच्छ से यहाँ शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए हमारा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, तटीय सीमा। इसका पूरा विस्तार है। पूरा भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ था, तटीय सीमा में। तटीय सीमा में भारत का विस्तार कच्छ से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। तो इस तटीय सीमा के बाद इसके दूर पर भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे समुद्री सीमा कहते हैं। इस समुद्री सीमा में कितने अधिकार हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, किसी भी देश का अधिकार केवल उसकी भूमि तक या उसके तट तक नहीं होता है। किसी भी देश का जो अधिकार होता है केवल उसकी भूमि तक नहीं होता है, केवल भूमि यहाँ से यहाँ तक, केवल भूमि में ही नहीं होता, न केवल तट तक होता है, न केवल तट तक होता है, बल्कि समुद्रों में भी उनका अधिकार होता है। समुद्रों में भी कुछ दूरी तक उनका अधिकार होता है, क्योंकि समुद्र क्या है, संसाधनों के भंडार है या संसाधनों के क्या है, केंद्र है। क्योंकि ज्यादा संसाधनों का भंडार कैसे कल बताया गया था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इस कारण से क्या है, समुद्र क्या है, संसाधनों के भंडार है। इस कारण से क्या हुआ कि समुद्रों को कुछ देशों या सभी देशों का अधिकार केवल उसके तटीय सीमा तक नहीं होता, बल्कि समुद्र में भी कुछ दूरी पर क्या होता है, उनका अधिकार होता है। क्योंकि समुद्र क्या है, संसाधनों के भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। समुद्र, किसी भी देश का समुद्र में अधिकार देने के लिए तथा उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। एक क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। 1982 में क्या हुआ है, 1982 में क्या हुआ है, 1982 में एक समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने, समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने के लिए क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। 1982 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे अनक्लोज कहते हैं। क्या, अनक्लोज, UNCLOS, अनक्लोज कहते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, सॉरी, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसके 1982 में क्या हुआ, अनक्लोज एक समझौता हुआ जो समुद्री सीमा निर्धारित करती है, या 3 प्रकार की समुद्री सीमा निर्धारित करती है। अनक्लोज क्या करती है, नेक्स्ट पॉइंट पे, अनक्लोज 3 प्रकार की समुद्री सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, लिखिए 3 प्रकार की क्या सीमा है, लिखिए। फर्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे है, अनक्लोज 3 प्रकार की सीमा निर्धारित करती है। इसका जो फर्स्ट है उसे क्या कहते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसका जो फर्स्ट हुआ है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो सेकंड है
उसे अवच्छिन्न मंडल अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तीसरा जो है, पहला क्या, प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, तीसरा जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 3 प्रकार के अनक्लोज क्या किए, 3 प्रकार की समुद्री सीमा, किसी भी देश की 3 प्रकार की समुद्री सीमा निर्धारित कर दी। प्रादेशिक समुद्री सीमा, अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये 3 प्रकार की सीमा निर्धारित की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश की, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, किसी भी देश की समुद्री सीमा सदैव आधार रेखा से मापी जाती है। किसी भी देश की जो समुद्री सीमा है कहाँ से मापी जाती है, आधार रेखा से मापी जाती है। आधार रेखा क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन गई है, 4 लाइन मैंने खींची है ना, एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 लाइन खींची है। जो फर्स्ट लाइन है, ये जो ये समुद्री तट की ये रेखा है ना हमारी तट, ये जो तट के साथ साथ एक लाइन गई है सीधी, इसे क्या कहते हैं, आधार रेखा। तो आधार रेखा क्या है, किसी भी देश की तट, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को मिलाने वाली रेखा। किसी भी देश की टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ी मेढ़ी देखिए, किसी भी देश की जो तट रेखा होती है एकदम सीधी तो होती नहीं है, वो हल्का सा टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो किसी भी देश के तट रेखा, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा, ये आधार रेखा मतलब ये आधार रेखा। आधार रेखा किसी भी देश की टेढ़ी मेढ़ी जो तट रेखा होती है उसको मिलाने वाली रेखा आधार रेखा होती है। आधार रेखा से ही हम किसी भी समुद्री सीमा को मापते हैं। समुद्री सीमा को मापने के लिए हम आधार रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आधार रेखा, ये आधार रेखा हो गई। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट लाइन है ये हो गई आधार रेखा। ये क्या हुई, आधार रेखा। ये जो फर्स्ट लाइन है आधार रेखा हो गई। ठीक, आधार रेखा और तट के मध्य कुछ जगह बची होगी। जो तट होगा, जो टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा होगी, और जो आधार रेखा सीधी गई होगी, इसके मध्य थोड़ा बहुत जगह बची होगी जहां पास जल भरा हुआ होगा, तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। तो आधार रेखा और तट रेखा के मध्य उपस्थित जल को आंतरिक जल कहते हैं। आंतरिक जल, आंतरिक जल, आंतरिक जल कहते हैं। जो आधार रेखा है और ये तट रेखा है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी, तो इसके मध्य जो जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक जल पाया जाता है। क्योंकि इनके मध्य थोड़ा बहुत जगह बची होगी, क्योंकि आधार रेखा और तट रेखा के मध्य जो जगह बची होगी उस पर जल होगा ना, तो वो जल क्या कहलाता है, हमारा आंतरिक जल कहलाता है। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हम 3 प्रकार की समुद्री सीमा लिखा है, अब इसको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे, प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, फर्स्ट क्या डालेंगे आप लोग, प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा फर्स्ट, इसको डालिए। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा आधा, ये 3 लाइन देख रहे हैं, जो ये जो सेकेंड वाली लाइन है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो ये आधार रेखा से 12 नाइटिंगेल मील तक की दूरी समुद्र में, आधार रेखा से समुद्र में 12 नाइटिंगेल मील की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। फिर से, आधार रेखा से 12 नाइटिंगेल मील, ये होता है नाइटिंगेल मील होता है। नाइटिंगेल मील क्या होता है,
या तो एन एम लिख दीजिए। एन एम का मतलब ये होता है नाइटिंगेल मील। तो आधार रेखा से, आधार रेखा ये, आधार रेखा से 12 नाइटिंगेल मील की दूरी को हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। ठीक है, इसी में लिखिए प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत क्या आता है, जितना क्षेत्र भारत का जितना अधिकार अपनी पूरी भूमि पर होता है, ये भारत है ना, ये पूरी उसकी भूमि है, तो भारत का जितना अधिकार अपनी भूमि पर होता है उतना ही अधिकार प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत भी होता है। भारत जितना भी कार्य यहाँ कर सकता है अपनी मुख्य भूमि पर, उतना ही कार्य कहाँ कर सकता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नाइटिंगेल मील तक की दूरी तक भी कर सकता है। ठीक है, एक नाइटिंगेल मील कितना होता है, एक नाइटिंगेल मील, एक जो नाइटिंगेल मील होता है वो 1.8 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर। एक नाइटिंगेल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ये लगभग में होता है, 8 होता है, 2 होता है, 4 होता है, लगभग 1.8 किलोमीटर एक नाइटिंगेल मील बराबर होता है। इसमें भारत का उतना अधिकार होता है जितना अधिकार उसको अपनी भूमि पर है, उतना अधिकार है यहाँ पर 12 नाइटिंगेल मील यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत भी होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक क्या है, आइए सेकेंड टॉपिक क्या है यार, जो सेकेंड अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। सेकेंड क्या है, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल। संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल, या तो संलग्न क्षेत्र लिखिए या तो अवच्छिन्न मंडल, दोनों मतलब वही होता है। ठीक है, सदैव हम समुद्री रेखा का जो दूरी मापते हैं, सीमा मापते हैं, वो आधार रेखा से मापते हैं। तो संलग्न का क्षेत्र, संलग्न जो क्षेत्र होगा वो भी तो आधार रेखा से ही मापी जाएगी। ठीक, आधार रेखा से मापिए तो आधार रेखा से 24 नाइटिंगेल मील की दूरी तक समुद्र में क्या होता है, संलग्न क्षेत्र होता है। क्या होता है, फिर से लिखिए कि आधार रेखा से 24 नाइटिंगेल मील तक की दूरी में, समुद्र में 24 नाइटिंगेल मील तक की दूरी में संलग्न क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट लिखिए, इसमें इसी में है, नीचे पॉइंट में लिखिएगा कि संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार अंतरराष्ट्रीय अनक्लोज दिया गया। अंतरराष्ट्रीय जो समझौता हुआ अनक्लोज, उन्होंने क्या किया है, 3 प्रकार के अधिकार दे दिए हैं। पहला अधिकार, सीमा शुल्क वसूल सकता है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क वसूल सकता है। पहला क्या हुआ, सीमा शुल्क वसूल सकता है। दूसरा दिया गया वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार है। पहले इसे देख लेते हैं। सीमा शुल्क क्या है, सीमा शुल्क का मतलब होता है इस क्षेत्र में कोई भी यदि जहाज आता है, किसी भी देश का यदि कोई जहाज ट्रांसपोर्ट आता है तो क्या होता है, इस क्षेत्र में उससे क्या किया जाएगा, सीमा शुल्क वसूला जाएगा। 24 नाइटिंगेल मील तक क्या होगा, सीमा शुल्क वसूला जाएगा। वित्तीय अधिकार का मतलब होता है कि भारत इस क्षेत्र तक 24 नाइटिंगेल मील तक की दूरी में क्या कर सकता है, व्यापार आदि कर सकता है। व्यापार करने का अधिकार कहाँ दिया गया है, ये यहाँ तक, मतलब कारोबार अपना कुछ भी स्थापित करना चाह रहा है तो वह 24 नाइटिंगेल मील तक की दूरी में स्थापित कर सकता है। पहला क्या है, सीमा शुल्क वसूल सकता है। दूसरा है वित्तीय अधिकार हो सकता है। तीसरा क्या है, साफ सफाई कर सकता है। यहाँ तक 24 नाइटिंगेल मील तक क्या कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है। साफ सफाई का मतलब होता है कि वो पूरा वहां पर जो भी संसाधन यहाँ पास पाए जाते हैं वहां तक इसको निकाल सकता है। तीसरा क्या है कि भारत इस दूरी तक क्या कर सकता है, भारत इस दूरी तक साफ सफाई कर सकता है। साफ सफाई क्या कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल सकता है। वित्तीय अधिकार मतलब होता है कारोबार कर सकता है। और साफ सफाई का मतलब होता है जो भी संसाधन यहाँ पास जो भी संसाधन है समुद्र में 24 नाइटिंगेल मील तक की दूरी में, 24 नाइटिंगेल मील तक की दूरी में
जो भी संसाधन पाए जाते हैं उसे क्या कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है भारत, उसे निकाल सकता है। तो साफ सफाई करने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक, ये हो गया संलग्न क्षेत्र। तीसरा क्या है हमारा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरी हेडिंग डालिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आइए क्या होगा तीसरा, आप डालिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा क्या है, अनन्य आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आधार रेखा से 200 नाइटिंगल मील तक की दूरी में, आधार रेखा से समुद्र में 200 नाइटिंगल मील तक की दूरी में जो अधिकार दिया गया है, जो क्षेत्र होता है, उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। फिर से आधार रेखा क्या है, ये आधार रेखा ना, ये आधार रेखा है। जो फर्स्ट लाइन गई वो आधार रेखा है। सेकंड लाइन गई वो कौन सी है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। जो तीसरी लाइन गई है वो कौन सी है, संलग्न क्षेत्र या अक्षिण्य मंडल। जो तीसरी है वो क्या है, चौथी जो लाइन है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो आधार रेखा से 200 नाइटिंगल मील तक की दूरी का जो क्षेत्र होता है, जो सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें भी हम भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। भारत को ही नहीं, इस क्षेत्र में सभी देश को, लगभग जो भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में है, सभी देश को 3 ही अधिकार दिए गए हैं। तो उसमें से भारत को भी क्या हुआ, 3 अधिकार प्राप्त है। अनक्लोज ने क्या किया, भारत को भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 3 अधिकार दे दिए हैं। कौन कौन से हैं, आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। द्वीपों का निर्माण हम लोग क्या कर सकते हैं, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हम लोग द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। द्वीप का मतलब क्या होगा, आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पास हमारा क्या है, हमारा यहाँ पास हमारा लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, ये द्वीप है ना। तो द्वीप कैसे बने, ये बहुत समय से क्या हुआ, ये द्वीप कैसे बने, प्रवाल से बने थे ना। इसको पहले लक्षद्वीप में बताया गया था कि प्रवालों से बने हुए। तो ये द्वीपों का निर्माण के लिए भविष्य में यदि कभी क्या हुआ कि द्वीप निर्माण करने के समय आया, यदि द्वीप कोई बनाने का हुआ, तो 200 नाटिंगल मील तक की दूरी में क्या कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चट्टानों से या किसी भी प्रकार से क्या हो सकता है कि यहाँ पास हम 200 नाटिंगल मील तक की दूरी में कहीं पर भी, भारत की यहाँ सीमा शुरू है, यहाँ से यहाँ तक पूरे में भी 200 नाटिंगल मील तक में क्या हो सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा, कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत 200 नाइटिंगल मील तक पूरा व्यापार कर सकता है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होगी। भारत को यहाँ तक जो भी संसाधन मिलेंगे वो भारत के अधीन होंगे, ना कि किसी देश के अधीन होंगे। 200 नाइटिंगल मील तक जो भी संसाधन है यहाँ पास, उसका क्या कर सकता है, दोहन कर सकता है। केवल ये भारत को अधिकार है, इसके 200 नाइटिंगल मील तक की दूरी में केवल भारत को अधिकार है। इसमें किसी भी देश या किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केवल 200 नाइटिंगल मील तक की दूरी में, इससे बाहर नहीं होगा। 200 नाइटिंगल मील के अंदर तक केवल भारत का अधिकार होगा कि वो संसाधनों क्या कर सकता है, दोहन कर सकता है। जो भी संसाधन पाए जाते हैं यहाँ पर, वो उसका क्या कर सकता है, दोहन कर सकता है। ठीक है, जो तीसरा अधिकार है, आइए हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है।
वैज्ञानिक अनुसंधान भारत 200 नाइटिंगल मील तक की दूरी में आधार रेखा से 200 नाइटिंगल मील तक क्या कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग यदि आप कभी परमाणु परीक्षण करना चाह रहे हैं तो 200 नाइटिंगल मील तक क्या कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। इसको भारत को अधिकार दिया गया, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। हालांकि वो जो पर्यावरण से होता है उसकी बात अलग है कि उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसको छोड़कर जो भी अधिकार दिए गए वैज्ञानिक अनुसंधान, उसके अलावा यहाँ पर 200 नाइटिंगल मील तक ये अधिकार भारत को प्राप्त है। ठीक, ये हमारा हो गया तीनों। पहला क्या हुआ, यहाँ पास आधार रेखा, सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ा रेखा को मिलाने वाली जो सीधी रेखा उसे आधार रेखा कहते हैं। दूसरा क्या हुआ, हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नाइटिंगल मील तक की दूरी में, 24 नाइटिंगल मील तक की दूरी में हमारा अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आया। फिर 200 नाइटिंगल मील तक आया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 नाइटिंगल मील और 24 नाइटिंगल, इसका मतलब जो अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें भारत को 3 अधिकार दिए गए हैं। और प्रादेशिक समुद्री सीमा में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। जितना उसको अपनी भूमि पर अधिकार है उतना यहाँ पर क्या हुआ, प्रादेशिक समुद्री सीमा में भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, 200 नाइटिंगल मील के बाद 200 नाइटिंगल मील के बाद किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, किसी भी देश का वहाँ के संसाधनों पर अधिकार नहीं होता है। समुद्र में ये 200 नाइटिंगल मील के बाहर जो ये क्षेत्र नहीं देख रहे हैं, ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा ये जो क्षेत्र है समुद्र का, 200 नाइटिंगल मील के बाद किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता। एकाधिकार मतलब केवल उसी का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो जाता है जो सभी देशों को समान अधिकार देता है। यहाँ पास जो संसाधन पाया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है इसे, कि जो यहाँ पास संसाधन पाया जाएगा वो क्या होगा, वहाँ पास सभी देशों का समान रूप से अधिकार होगा, न केवल भारत का अधिकार होगा या इसके बगल में जो भी देश होगा उसका अधिकार नहीं होगा। 200 नाइटिंगल मील की दूरी पर जितने भी देश हैं सभी देश को अधिकार दे दिए जाएंगे यहाँ का संसाधन दोहन करने के लिए। हालांकि इस पर भी कुछ सीमा बनाई गई है, लेकिन उसको छोड़कर जो भी व्यवस्था होगी वो सभी देशों के लिए समान होगी। ठीक, हम लोग लगभग यह पूरा समुद्री सीमा देख लिए। हम लोग भारत के अंतर्गत जो भी समुद्री सीमा थी, भारत की जो भी अधीन जो समुद्री सीमा थी उसके बारे में हम देख लिए हैं। ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। इससे जो 1-2 फैक्ट बचे होंगे इसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, पढ़ेंगे कि चट्टान कैसे, भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस समय कौन सी चट्टानें बनी हैं। इसके पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपना फिर हिमालय के बारे में। हिमालय के बाद फिर हमारा वही प्रायद्वीपीय पठार आएगा, फिर नदियाँ आएंगी। इसके बाद ये सब पढ़ के लगभग हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ, आप लोग यदि आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के साथ अपने आप मैप खरीद लीजिए। मैप के बिना भूगोल पढ़ना ठीक नहीं है। भूगोल पढ़ने के लिए आपके पास मैप होना अनिवार्य है। तो इसलिए आप लोग एक भारत का मैप या कई भारत के मैप खरीद लीजिए और बड़े बड़े मैप 2 खरीद लीजिए। भारत के भौतिक और राजनीतिक दोनों मैप खरीद लीजिए, और साथ ही साथ क्या हुआ, भारत का छोटा मैप भी आता है उसको खरीद लीजिए। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाइए, और जो भी बताता हूँ इसमें जो भी दर्शाता हूँ उसको आप उसमें दर्शा दिए करिए। इससे क्या होगा, मैप से पढ़ेंगे तो आप एक ही बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। लेकिन यदि आप मैप से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, फिर इसके बाद लिख कर फिर याद कर रहे हैं, तो वो भूल जाएंगे। लेकिन मैप को अगर देखते रहेंगे तब नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, मैप ले लेंगे, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप लोग लिख लिया करिए। क्योंकि जैसे मैं कुछ भी यहाँ पास कल दिखाया था, नदियाँ दिखाया था कई प्रकार की, फिर यहाँ पास द्वीपों के बारे में दिखाया, तो ये सब देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा, नहीं तो ऐसे आप ऐसे ही याद करेंगे, बना के बिना याद करेंगे तो याद करना पड़ेगा, फिर भूल भी जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि आप मैप ले लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग इससे आगे चट्टानों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे लगे प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है।